जब हमारा सम्मान हो रहा था तब मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि हम तो मेजबान हैं या मंच वाले, मेहमान तो नीचे बैठे हुए हैं जिनको सम्मानित करके सचमुच में हम धन्य हुए हैं। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा भारत, जब दुनिया में ढंग से पश्चिम के राष्ट्रों का उदय नहीं हुआ था, तब से बहुत पहले से हमारे यहां बीज भी थे और फसलें भी लहलहाती थी। कृषि हमारा मूल था और यहां बैठे सब किसान जानते हैं इतनी देसी किस्में हमारी, अगर चावल की अकेली किस्में इकट्ठी की जाए तो मेरा अंदाज उससे ज्यादा भी हो सकते, 30,000 से ज्यादा चावल की किस्में हमारी। उनमें से धीरे धीरे कई प्रचलन से बाहर हो गई। गेहूं की बात करें तो बचपन में हमने गेहूं देखा था, मुड़िया गेहूं, जिसमें वो बाल में वो नहीं निकलते थे जो वैसे कांटे जैसे रोए जैसे होते हैं, उसमें होते ही नहीं थे, उसको मुड़िया गेहूं कहते थे। और वो शायद दलिया के बहुत अच्छे, दलिया के लिए बहुत उपयुक्त था। अब मुड़िया महाराज समाप्त हो गए, कठिया कहीं कहीं देखने में आता है और मुझे तो सरवती पे भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कोदो, कुटकी, रागी, सांबा, मड़िया, अलग अलग तरह की हमारी ऐसी बीजों की किस्में जो पोषण के लिए बहुत उपयुक्त है। आजकल तो हम बायोफोर्टिफाइड किस्में तैयार करते हैं, लेकिन वो तो तैयार बायोफोर्टिफाइड है, कम पानी में पैदा हो जाती है, जलवायु परिवर्तन का ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। ऐसे में मैं उन किसान बहनों और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं जिनने उन्हें सहेज के रखने का महापुण्य का काम किया है। उनका स्वागत, उनका अभिनंदन, एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। संरक्षण में कई तरह की दिक्कतें भी आती हैं। अभी यहां बताया कि कैसे रखे, वो बीज रखे थे चूहे ही खा गए। और जब मैं डॉक्टर महापात्रा से बात कर रहा था, प्रावधान कर दिया गया अब ऐसे संरक्षण के लिए 15 लाख रुपए तक की राशि विशेष रूप से उनको देने का काम किया जाएगा, ताकि उनको संरक्षित करके रखने में जिस तरह की संरचनाओं की जरूरत है उनको वो बना सके। कानून के बारे में लंबी बात मुझे नहीं कहनी, मित्रों ने बताया है। दुनिया में भारत पहला देश है जिसने ये कानून बना के बीजों की किस्मों को, पादपों की किस्मों को संरक्षित रखने का काम किया है। उनके अधिकारों का संरक्षण ये करता है। अब बीज हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा बीज, हम अपने बीज को बो सकते हैं, हम अपने बीज को बेच सकते हैं, जिनको बेचे वो भी बो सकते हैं। बीज हमारा मौलिक अधिकार है। साइंटिस्ट मित्र यहां बैठे हैं, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, कैबिनेट की बैठक है, लेकिन एक तरफ वो किस्में, मुझे याद है चौधरी साहब को भी और रामनाथ ठाकुर जी को भी ध्यान होगा, पहले हर साल बीज कंपनियों के बीज कभी नहीं खरीदे जाते थे। किसान की जो फसल होती थी उसमें से अच्छा मोटा बीज छानते थे, छन्ना लगा के मोटा मोटा जो अच्छा था उसको सुरक्षित रख देते थे कि ये बोने के लिए है, और वो ही बीज बोते थे और इसी में फसलें पैदा होती थी। लेकिन जब से बीज की नई किस्में आई, मैं नहीं कह रहा कि उनकी जरूरत नहीं है, उसमें हम खुद ही कहते हैं कि 3 साल में बीज बदलो। ये तो वैज्ञानिक आधार पर ही हम लोग कहते हैं कि बीज बदल लो, ये बीज अब बेकार, चलन से बाहर करो इसको। और बीज बदलो तो बीज कंपनियों के पास जाओ,
क्योंकि सरकार अकेली व्यवस्था नहीं कर पाती उतने बीज की। हम ब्रीडर बीज बनाते हैं, नीचे देते हैं, लेकिन ये बीज बदलने का चक्र शुरू हो जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि बरसों तक कभी बीज बदले ही नहीं गए और वो बीज चलते रहे, क्योंकि यही बीज मौलिक अधिकार है। बीज कंपनी, उसके रेट्स और बाकी सारी चीजें फिर आती है, तो एक बहस का विषय है ये। नई किस्में बनाए, अधिक बीज देने, अधिक उपज देने वाली किस्मों की जरूरत है, लेकिन पुरानी किस्मों को भी हम कैसे संरक्षित रख पाए, इसमें संतुलन हमको पैदा करना पड़ेगा। और जो अधिकार, ये कानून है, पादप जीनोम संरक्षक, ये उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अब 3024 में आप बता 3000 तरह की किस्में जो रजिस्टर हुई है और 10,000 हो चुकी है। तो ये कानून साधारण कानून नहीं है, बड़ा काम कर रहा है। एक सबसे बड़ा अधिकार जो किसान को निश्चित तौर पर बड़ा सहारा देता है, हमें मिला है। लेकिन इस कानून के बारे में कुछ चीजें, एक तो आपने अभी बताया कि किसानों ने विचार विमर्श किया है, हमारे विशेषज्ञ अधिकारीगण, साइंटिस्ट भी बैठे उसमें। एक तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो विचार विमर्श करके जो कठिनाइयां बताई है या आपने जो सुझाव दिए हैं, उन सुझाव पर अमल करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। पूरी एक रिपोर्ट डॉक्टर महापात्रा जी, जो विचार विमर्श हुआ उसकी मिल जाए, तो उसमें से कौन कौन से सजेशंस ऐसे हैं जिनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, तत्काल हो सकते हैं, कुछ विचार पूर्वक हो सकते हैं, उन पर निश्चित तौर पर काम किया जाएगा। क्योंकि ऐसी हर एक बैठक या हर एक कॉन्फ्रेंस या हर एक सेमिनार, उसमें से जो सुझाव निकले, उनमें से जो अमल करने लायक, उन पर अमल होना चाहिए, तो ही सार्थकता है। तो वो हम निश्चित तौर पर करेंगे। कुछ चीजें मुझे लगती है इसके साथ साथ करने की जरूरत है, जो हमारी ड्यूटी हम करने का काम करेंगे। एक, इस कानून के बारे में मैं ईमानदारी से कहूं तो जानकारी की बहुत कमी है, आम किसान नहीं जानता। तो इसका व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। जो अति जागरूक है, काम कर रहे हैं, वो जानते हैं, लेकिन अभी भी पारंपरिक फसलों का संरक्षण करने वाले कई किसानों के पास जानकारी का अभाव है। तो मुझे लगता है कि अभी कानून का लाभ सीमित वर्ग तक पहुंच रहा है। इस काम को करने की जरूरत है कि वो हर किसान को पता हो। फिर एक पंजीकरण की जो प्रक्रिया है, और उसमें तकनीकी बाधा है, पंजीकरण की लागत और समय सीमा की समस्या, इसका समाधान जरूरी है। DUS परीक्षण जरूरी है पंजीकरण के लिए, जो छोटे किसानों के लिए बहुत जटिल है और बहुत खर्चीला है। तो कई लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते। इससे छोटे किसान और स्वदेशी जो ब्रीडरों का मनोबल कम होता है। तो इसमें मुझे लगता है कुछ और विचार करने की हमको जरूरत है, ताकि छोटे किसान भी और छोटे स्वदेशी ब्रीडर भी इसका इस्तेमाल कर सके। एक बेनिफिट शेयरिंग में पारदर्शिता की कमी है और किसानों को लाभ मूल्य का वास्तविक हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि कानून के तहत किसानों को उनकी किस्मों से हुई व्यावसायिक लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ये बहुत सीमित है। ऐसी बात मेरे पास तक आई है। कुछ ही मामलों में अब तक आर्थिक किसानों को लाभ मिला है, जबकि अधिकांश दावे लंबित है और जिनने पंजीकरण कराया है उन किसानों को कोई ठोस वित्तीय लाभ नहीं हुआ। तो इसका और सरलीकरण कैसे हो सकता, नहीं तो किसानों का विश्वास कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो आना, रुचि लेना बंद कर देंगे। अन्य कानूनों के साथ इसका बेहतर समन्वय भी हो। फिर पारंपरिक किस्मों का एक डेटाबेस होना बहुत जरूरी है।
वो नहीं है, वैज्ञानिक डेटाबेस का अभाव है। जैसे केरल की नवारा धान के का मामला लंबे समय तक अटका रहा क्योंकि तुलना हेतु कोई मानक डेटाबेस नहीं था। इसका समाधान भी जरूरी है। फिर किसान और व्यावसायिक ब्रीडर जो वर्ग, ब्रीडरों का जो वर्ग है, कानून में किसान और कारपोरेट ब्रीडरों को समान दर्जा दिया है, जबकि संसाधन देखें, तकनीक और विशेषज्ञता देखें तो भारी अंतर है दोनों में। तो किसान संरक्षण की प्रक्रिया में पिछड़ते हैं। इस पर भी मुझे लगता है विचार करने की जरूरत है। बाकी इस कानून का जैसा क्रियान्वयन आप कर रहे हैं, मैं फिर बधाई देता हूं। किसानों के जो सुझाव आए हैं या संबंधित जो हमारे बाकी साथी हैं, उन सुझावों का भी बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं और आगे और इसको बेहतर करने की दिशा में निश्चित तौर पर कदम उठाए जाएंगे। फिर एक बार उन किसानों का अभिनंदन जिन्होंने इन किस्मों को संरक्षित करके रखा है। और एक दो चीजें मेरे दिमाग में अभी आई जो कृषि विभाग के लिए, आईसीआर के लिए हम आवश्यक कर दें। वंदे मातरम का 150वां वर्ष चल रहा है। इस वर्ष में कोई भी कार्यक्रम का प्रारंभ हम वंदे मातरम, पूर्ण वंदे मातरम से उसकी तैयारी करके रखें, क्योंकि हम हमारे राष्ट्रगान का सम्मान इन कार्यक्रमों के माध्यम से और जानकारी भी और बेहतर ढंग से दे सकते हैं। और दूसरे एक चीज हम तय कर सकते हैं, मुझे अभी मन में आई इसलिए मैं कह रहा हूं, उसको इंप्लीमेंट करें हम लोग, कि ये स्मृति चिन्ह हम लोगों को देना बंद कर दिया जाए। कोई मतलब नहीं है, आए मंत्री एक स्मृति चिन्ह दे दो, देवेश चतुर्वेदी आए एक स्मृति चिन्ह दे दो, रामनाथ ठाकुर जी को दे दो, भागीरथ चौधरी को दे दो। अगर देनी था तो बीज की किस्म देते और वो हमारे किसान बाकी कोई देते। तो मैं पर्टिकुलर महापात्रा जी आपके लिए नहीं कह, लेकिन ओवरऑल अब हम ही तो कार्यक्रम आयोजित करने वाले, हमने माला डलवाई और हमने ले लिया स्मृति चिन्ह और प्रतीक चिन्ह। ये प्रतीक चिन्ह की व्यवस्था को परमानेंट खत्म कर दें, ये फालतू का खर्चा है। बेमतलब में कहां से खरीद के लाते होंगे, फिर नेताजी को एक स्मृति चिन्ह देना है, तो इसको पूरी तरह से हम खत्म कर दें। उस विषय से संबंधित अगर कोई बीज है, पौधा है, बाकी कोई चीज है, तो उतने तक सीमित रखें तो मुझे लगेगा ठीक रहेगा। जो दिल में आ जाता है मैं कह देता हूं, और कोई आशा नहीं है, ताकि हम व्यवस्था को थोड़ा आडंबर रहित करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बार फिर किसानों का बहुत बहुत स्वागत, आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार।